नंद की सगाई में पतली जेठानी और मोटी देवरानी की ड्रेस। स्नेहा अपने कमरे में डिजाइनर कपड़ों में खुद को शीशे में देख रही है। मानना पड़ेगा स्नेहा, तुमने खुद को शादी के बाद भी इतना फिट रखा है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तभी पड़ोस की इशिता और मुस्कान अपने हाथ में स्टाइलिश ड्रेस लेकर स्नेहा के कमरे में आती हैं। स्नेहा भाभी, हमारी मदद कर देना। स्नेहा इतराते हुए कहती है। मदद? कैसी मदद मुस्कान और इशिता? स्नेहा भाभी, हम दोनों अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ये स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस पहन ले। हाँ भाभी, आप बताओ ना, ये ड्रेस पहन ले, हम पर ये ड्रेस कैसी लगेगी? आपके पास तो अच्छी ड्रेसिंग सेंस है। स्नेहा हाथ में ड्रेस लेकर। इशिता, तुम्हारी ड्रेस तो काफी अच्छी है, तुम्हारे ऊपर ये बहुत सूट करेगा। लेकिन मुस्कान, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत बोरिंग है, तुम इसमें बहुत मोटी लगोगी। अब स्नेहा अलमारी खोलकर एक डिजाइनर 1 पीस ड्रेस मुस्कान के हाथ में देती है। मुस्कान, ये लो, तुम इसे पहन लो, इसमें तुम स्लिम लगोगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। अब इसी तरह एक दिन स्नेहा बॉडी गाउन पहने अपने बच्चों को स्कूल से घर ला रही होती है, जिसे देखकर मोहल्ले की औरतें, जो कि बहुत मोटी मोटी हैं। सुजाता, ये स्नेहा इतनी स्लिम दुबली पतली कैसे है? पता नहीं बहन, पर स्नेहा जब शादी करके आई थी उसी साल में मैं भी यहाँ आई थी शादी करके, लेकिन देखो वो आज भी पतली दुबली है और हम शादी के कुछ ही महीने बाद इतने मोटे हो गए कि और लगता भी नहीं है कि इसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं स्नेहा के दोनों बच्चे। मम्मी मम्मी, आपको पता है आज पीटी वाले सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि आप बहुत पतली दुबली हो, लगता है आप एक्सरसाइज करती हो। अच्छा, अब मेरी फिगर की तारीफ तुम्हारे स्कूल के टीचर भी करने लगे। इसी तरह शाम को मनोज के ऑफिस के फ्रेंड डिनर पर घर आते हैं। स्नेहा अपने हाथ से रसोई में उनके लिए डिनर तैयार करती है और सबको परोसती है। अरे भाभी, खाना तो आपने बहुत हेल्दी बनाया है। अब पता चला कि आपका ये पतले दुबले फिगर का राज क्या है। सच में मनोज, भाभी तो इतनी फिट है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ये शादी करके आई हैं। हम एक लोगों की वाइफ हैं, शादी के दूसरे महीने ही इतनी मोटी हो गई हैं कि साथ में कोई मेल ही नहीं बैठता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तभी पीछे से स्नेहा की नंद आती है। वैसे आप लोग ठीक कह रहे हैं, मेरी भाभी काफी यंग, स्टाइलिश और फिटनेस क्वीन है। अरे बस बस, नजर लग जाएगी मेरी बहू की, ज्यादा तारीफ मत करो। अब मनोज के सभी दोस्त डिनर करके वहां से चले जाते हैं। अब रात को मनोज अपने कमरे में अपनी पत्नी की कमर में हाथ डाल के। स्नेहा, आज भी वैसे ही लगती हो तुम जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। अब बता भी दो, क्या राज है इस पतले सेक्सी फिगर का? अरे ये मेरा फिटनेस मेरा गॉड गिफ्टेड है, मैं कितना भी खा लूं मोटी ही नहीं होती। अब इसी तरह एक दिन स्नेहा अपनी सास के साथ गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। स्नेहा काफी स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस पहने हुए होती है। अरे गायत्री, तेरी बहू पौधों में पानी डालते वक्त किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। सच में गायत्री, तुम तो अपने बड़े बेटे की बहू चुनकर लेकर आई हो। थैंक यू सो मच आंटी जी। देखना बहू, मैं तो तुम्हारी तरह ही फैशनेबल मॉडल पतली दुबली गुड़िया जैसी बहू लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए भी। अरे बस, ज्यादा तारीफ मत करो, कहीं मेरी बहू की तबीयत ना बिगड़ जाए। चल बहू, तू अंदर जा, पौधे में पानी मैं खुद ही डाल दूंगी। अब इसी तरह आए दिन स्नेहा के स्लिम फिगर की तारीफ कोई ना कोई करता ही रहता था। तभी एक दिन पड़ोस की विनीता गायत्री के घर आती है। स्नेहा विनीता के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे गायत्री, तेरी बहू को तो देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। एक टाइम पर मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुंदर हुआ करती थी बहू, फिर मेरी शादी हुई, बच्चे हुए और मैं इतनी भारी भरकम हो गई। हाँ, शादी के बाद तो सबका शरीर फैल जाता है, लेकिन एक मेरी बहू है, भगवान की दया से अभी तक फिट और सुंदर है। हाँ, वैसे मैं तो कहती हूँ गायत्री, अब तू अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दे। और सुन, दूसरी बहू भी बिल्कुल स्नेहा बहू जैसी लेकर आना, स्लिम और फैशनेबल कपड़े पहनने वाली। हाँ बिल्कुल। अब जहाँ गायत्री अपने छोटे बेटे के लिए सुंदर खूबसूरत लड़की ढूंढने की बात कर रही होती है, वहीं उसका बेटा छोटा अपने ऑफिस में एक मोटी तंगड़ी लड़की को डेट कर रहा होता है। अरे रश्मि, जल्दी काम खत्म कर लो ना, फिर शाम को कॉफी पर चलेंगे। अरे तरुण, आज नहीं, मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से कुर्सी पर बैठे बैठे इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अब बुरी लगने लगी हूँ ना तरुण। नहीं, तुम मोटी नहीं हुई हो, तुम बल्कि दिन पर दिन और क्यूट होती जा रही हो।
वहीं दूसरे एम्प्लॉइज केबिन के बाहर से। इस तरुण को कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे ये मोटी रश्मि इसके साथ बिल्कुल सूट नहीं करती। अरे भाई सच में पता नहीं इस मोटी भैंसी लड़की में तरुण को क्या ही पसंद आ गया है। तरुण के लिए तो ये कोई अवसर है भाई। अब शाम को तरुण रश्मि के साथ कैफे शॉप पर आता है, जहां रश्मि थोड़ी परेशान होती है। क्या हुआ रश्मि, परेशान लग रही हो? हाँ तरुण, देखो ना, दिन पर दिन मेरा मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी तो लगता है एक दिन तुम भी मुझे ये मोटापा देखकर छोड़ दोगे। वैसे मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। तरुण बड़े प्यार से रश्मि का हाथ पकड़ के, रश्मि मैं बस तुम्हें डिजर्व करता हूं और मैं तुमसे ही शादी भी करूंगा। अब तरुण ऐसे ही हर वीकेंड पर अपनी मोटी गर्लफ्रेंड रश्मि को कभी मूवी दिखाने तो कभी शॉपिंग कराने ले जाया करता था। तभी एक दिन तरुण का परिवार तरुण से, बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए अब हम लड़की देख रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ बेटा अब शादी कर लो, उम्र निकलती जा रही है। पापा मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। क्या भैया, आप किसी को डेट कर रहे हो? आपने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। कैसी है वो लड़की, जरा हमें भी बता। मम्मी वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। जैसी भी है का मतलब क्या है? कैसी है वो? माँ वो लड़की थोड़ी मोटी है। क्या कहा, मोटी? अच्छा फोन में फोटो देखा, कितनी मोटी है? अब तरुण फोन से रश्मि की फोटो अपनी माँ को दिखाता है। बाप रे, ये मोटी भैंस लड़की तुझे पसंद आई है? बेटा ये तो 4 आदमी के बराबर एक औरत है, क्या देखकर तू इससे शादी करना चाहता है? अब फोन प्रेरणा लेती है। बाप रे भैया, सच में ये तो बहुत मोटी है। बस कीजिए आप लोग, ये क्या मोटी मोटी लगा रखा है? क्या मोटे लोग इंसान नहीं होते? खैर आपको जो बोलना है बोलिए, मैं शादी तो उसी से करूंगा क्योंकि इस लड़की ने हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। ऑफिस में भी जब मैं काफी डाउन चल रहा था तब यही वो लड़की पहली थी जिसने पैसों से मेरी मदद की थी। तभी स्नेहा इतराते हुए कहती है, देवर जी अगर उस लड़की ने पैसों से मदद की थी तो आप उसके पैसे लौटा दीजिए ना, इसमें शादी करने वाली क्या बात है? और वैसे भी आपके साथ वो मोटी भैंस लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और लोग क्या कहेंगे कि जेठानी इतनी पतली सुंदर है और देवरानी कैसी मोटी भैंस लाई है। पागल है वो लोग जो इंसान के शरीर को देखकर उन्हें जज करते हैं। अरे मेरे लिए उसका मोटापा नहीं, उसकी इंसानियत मैटर करती है। बेटा मत कर उस मोटी लड़की से शादी, इस सोसाइटी में मेरी इज्जत है। ठीक है फिर आप अपनी शान बन के साथ इस घर में रहिए, मैं उससे शादी करके कहीं बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा। तभी शेखर बातों को संभालते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ तुम लोग। ठीक है बेटा, तुझे करनी है ना उससे शादी, तू कर लेना, रहना तुझे है, हमें थोड़े ना है। मैं तो कहता हूँ हम कल ही चलते हैं उस लड़की के घर पर। अब तरुण का परिवार मोटी लड़की रश्मि को देखने के लिए घर आते हैं। जी आपकी बेटी कहाँ है? हम उसे देखने आए हैं और वही यहाँ पर नहीं है। जी जी मैं अभी बुला देती हूँ। रश्मि बाहर आओ बेटी। अब सूट पहने रश्मि बड़ी ही मासूमियत के साथ लड़के वालों के पास आकर बैठती है। अरे माँ जी, देवर जी की पसंद की लड़की तो बहुत ज्यादा मोटी है। क्या कर सकते हैं बड़ी बहू, तेरे देवर की पसंद है तो हमें भी इसे पसंद करना ही होगा। तभी प्रेरणा कहती है, अरे भाभी आप तो फोटो से भी ज्यादा मोटी सामने से नजर आती हो। आपने कभी डाइट या फिटनेस क्लास ज्वाइन नहीं किया क्या? तभी रश्मि प्यार से कहती है, जी नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। देवरानी जी इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। खैर छोड़िए मम्मी जी, आप आगे की बात कीजिए। आगे की बात मैं क्या ही करूं, मेरे बेटे को तुम पसंद हो इसीलिए हमें ये रिश्ता मंजूर है। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। तभी रश्मि की माँ, बेटी तू जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के का परिवार मुझे नहीं लग रहा कि तुझे देखकर खुश था। नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे। हाँ पर तूने अपनी जेठानी को देखा था, कितनी पतली दुबली और मॉडर्न ड्रेस में थी। कल को तुझे वो ताने ना दे तेरे मोटापे को लेकर। मम्मी पहले मुझे भी इस चीज की चिंता थी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कहा था कि वो मुझसे शादी ना करे, लेकिन वो कहता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और रश्मि शादी करके अपने ससुराल आती है। अब रश्मि जैसे ही गाड़ी से उतरती है आसपास के लोग रश्मि का मोटापा देखकर, बाप रे बाप, गायत्री की छोटी बहू इतनी मोटी है। अरे ये कौन सी चक्की का आटा खाकर इतनी मोटी हुई है? पता नहीं कौशल्या, पर सुनने में तो आया है गायत्री के छोटे बेटे ने लव मैरिज की है। बताओ, लव मैरिज भी की तो इतनी मोटी तगड़ी लड़की से। अरे लड़की पसंद करते टाइम उसके बेटे ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्या? अरे ये तो बिल्कुल
और पतलू की जोड़ी लग रही है। बच्चे देखते हैं ना कार्टून, बिल्कुल वैसे ही कार्टून लग रहे हैं ये दोनों। अब मायूस होती हुई रश्मि अपने पति से, तरुण, आसपास के सब लोग मेरे मोटापे का मजाक बना रहे हैं। मैंने कहा था ना तुम मुझसे शादी मत करना। मेरी वजह से तुम्हें भी लोग क्या क्या बोल रहे हैं। रश्मि, तुम इन लोगों की बातों को इग्नोर करो, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो और आगे भी रहोगी। अब रश्मि जैसे ही घर की दहलीज पर आकर खड़ी होती है, तभी उसकी सास, मिल गई कलेजे को ठंडक। आस पड़ोस के लोगों में मेरी बदनामी करवाकर देखा कैसे थू थू कर रहे हैं सब तुझ पर। अरे कहा था मैंने, मत कर इस मोटी से शादी, सब तेरा मजाक बनाएंगे। अरे छोड़ो गायत्री, बहू का गृह प्रवेश करवाओ, जो होना था वो हो चुका है। अब रश्मि कलश गिराकर घर के अंदर घुसती है, तभी उसकी जेठानी, अरे देवरानी जी, ये कैसा शादी का लहंगा पहना है आपने? ऐसा लग रहा है आप अभी फटकर इस लहंगे से बाहर आ जाओगी। मुझे तो लग रहा है आपका मोटापा और ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कम से कम आप शादी होने से पहले थोड़ा तो मोटापा कंट्रोल कर लेती। ऐसा लग रहा है किसी भैंस को लाल कलर का लहंगा पहनाकर दुल्हन बना दिया है। अब तरुण देखता है कि रश्मि ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली हैं। अब गुस्से से तरुण, अरे ये क्या तरीका है आप लोगों का बात करने का? भला इस तरीके से कोई किसी लड़की की बॉडी शेमिंग करता है क्या? वो शर्म से अपनी नजरें नीचे झुकाकर खड़ी है तो आप लोग कुछ भी बोलेंगे? अरे वो पत्नी है मेरी, खबरदार जो अगर किसी ने इसके लिए एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा तो। अब तरुण गुस्से से अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब रश्मि उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। सॉरी रश्मि, इन लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पर तरुण, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे जब मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पहले पड़ोसी, फिर घर के सभी सदस्य। सबको इग्नोर करो, तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो, मैं हूं ना तुम्हें खुश रखने के लिए। ये सुनकर रश्मि थोड़ा सा रिलैक्स होती है और अपने पति के साथ आराम करती है। अब अगले दिन रश्मि नहा धोकर सुंदर सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है और सब्जी काटती है। तभी पीछे से उसकी जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, आप सब्जी काट रही हैं? अच्छा ये बताइए, आपने फ्रिज से सारी सब्जियां निकाल ली थी ना? और हाँ, आटे के कंटर से आप सारा आटा गूंथ लेना। अरे जेठानी जी, पर इतनी सारी सब्जियां क्यों बनानी है और एक कंटर आटा क्यों गूंथूं? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, आई थिंक तुम्हारे लिए देवरानी जी खाना बहुत कम है, क्योंकि तुम तो इतनी मोटी तगड़ी हो, तुम्हें तो भर भर कर खाना चाहिए होगा ना। देखो साड़ी से कैसे तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है। इतने बड़े मोटे पेट को भरने के लिए तो फ्रिज की सारी सब्जियां और कंटर का सारा आटा लगने वाला है। अब रश्मि कुछ बोलती, इतने में स्नेहा इतराकर वहाँ से चली जाती है। अब खाना बनाते हुए रश्मि खुद से, हे भगवान, मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खाती हूँ, बल्कि मुझे तो एक छोटा सा निवाला भी बहुत भारी पड़ता है। मैं तो पानी भी पीती हूँ, वो भी मेरे शरीर को लगने लगा है और मेरा वजन बढ़ जाता है। अब खाना बनाकर रश्मि खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती है। घर के सदस्य आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वहीं रश्मि भी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोटा पेट बीच में अड़ने लगता है। ये कुर्सी भी ना। अरे अरे देवरानी जी, आप तो इस कुर्सी में बैठ ही नहीं पा रही है, आपका मोटा पेट बीच में अड़ रहा है। अरे बहू संभाल कर, कहीं जबरदस्ती के चक्कर में इस कुर्सी को मत तोड़ देना। वैसे भी ये कुर्सियाँ साधारण लोगों के लिए है, तुम जैसी मोटी औरतों के लिए नहीं। बताओ भाभी, आप तो इतनी मोटी हो कि डाइनिंग टेबल की कुर्सी में भी फिट नहीं हो पा रही हो। आपसे अच्छी तो बड़ी भाभी है, पतली दुबली और स्टाइलिश। तभी गुस्से से तरुण, अरे बस कीजिए आप लोग, न जाने आपको क्या खुशी मिलती है मेरी पत्नी को ये सब बोलकर। रश्मि चलो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती तो क्या हुआ, तुम कमरे में तो बैठ सकती हो ना। चलो दोनों एक साथ कमरे में खाना खाएंगे। अब तरुण खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तरुण, मैं कितनी मोटी हूँ ना, देखो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पा रही थी, सब कैसे हंस रहे थे। कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं तुम्हें अपने हाथों से तो खाना खिला पाता हूँ ना। आज से हम दोनों साथ कमरे में ही खाना खाएंगे। इसी तरह शादी के एक हफ्ते बाद गायत्री की दोस्त सुधा गायत्री से मिलने उसके घर आती है। तभी रश्मि सुधा को चाय बनाकर देती है। अरे गायत्री, ये इतनी मोटी औरत कौन है? कोई काम वाली है क्या? अरे नहीं नहीं, ये काम वाली नहीं है, ये तो मेरे छोटे बेटे की पत्नी है। तभी स्नेहा वहाँ आकर, हाँ सुधा आंटी, ये मेरी देवरानी है। बाप रे गायत्री, मुझे तो लगा था तू दूसरी बहू भी पतली दुबली सुंदर लेकर आएगी, लेकिन ये तो बहुत मोटी है, देखने में भद्दी लग रही है। इसके कपड़े भी इसके ऊपर जच नहीं रहे हैं। कहने को ये साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, लग ही नहीं रहा कि ये नई नवेली दुल्हन है। अब गायत्री सुधा के सामने ही अपनी मोटी बहू को जलील करने लगती है। देख रही है,
क्या क्या कह रहे हैं सब तुझे। अरे क्या जरूरत थी तुझे मेरे घर की बहू बनकर आने की। अगर मोटी थी तो अपने लिए कोई मोटा लड़का ढूंढती ना, मेरे बेटे को क्यों फंसाया तूने। हाँ देवरानी जी, आपके पास ये ऑप्शन भी तो था ना। तभी वहां पर रैंडमली तरुण आता है और उनकी बातें सुन लेता है। अरे ये क्या आप लोग मेरे एब्सेंस में मेरी पत्नी को भला बुरा कह रहे हैं? और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, रश्मि तुम चुपचाप सब कुछ सुनती क्यों रहती हो? तुम्हें भी तो जवाब देना चाहिए ना। खैर चलो यहाँ से, वरना ये लोग अपने कड़वे शब्द से तुम्हें और हर्ट करेंगे। अब दुखी होकर रश्मि वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन रश्मि छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस की औरतें अपनी छत से, बाप रे, गायत्री की छोटी बहू का वजन तो अभी तक कम नहीं हुआ, लग रहा है दिन पर दिन और बढ़ता ही जा रहा है। और कितनी मोटी होगी ये। सच में साड़ी तो देखो, कितना मोटा पेट नजर आ रहा है इसका। कितनी बेहुदा लग रही है ये। अरे ये नहीं, थोड़ा वजन कम कर ले। अगर वजन कम नहीं होता तो थोड़ा शरीर ही ढक ले। अब ये सब सुनकर रश्मि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और चारों तरफ से अपनी साड़ी के आंचल को खींचने लगती है। हे भगवान, मोटे लोगों का तो सोसाइटी में सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया है आजकल। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब गायत्री अपनी बेटी प्रेरणा की शादी के लिए पंडित जी से रिश्ता मांगती है। गायत्री जी, ये देखिए, ये लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और देखने में भी बहुत सुंदर है। हाँ, लड़का तो काफी अच्छा है। प्रेरणा, तुम्हें पसंद है लड़का? हाँ माँ, मुझे पसंद है ये लड़का। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं लड़के वालों से भी कहूंगा कि वो 1-2 दिन में आपकी बेटी को आकर देख लें। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है। तभी गायत्री खुशी से, देखो मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, इसीलिए जब लड़के वाले आए तो सब सुंदर से तैयार हो जाना। माँ जी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आप तो जानती है ना कि सुंदरता के मामले में मैं कहर ढाती हूँ। और देवरानी जी, आपका क्या प्लान है? अब रश्मि कुछ बोलती उससे पहले प्रेरणा, नहीं बड़ी भाभी, आप छोटी भाभी को इन्वॉल्व मत करो मेरी शादी के कामकाज में। मैं नहीं चाहती कि इनके मोटापे की वजह से मेरी बेइज्जती हो। छोटी भाभी, आप रसोई संभाल लेना, आपको उनके सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि को ये बात सुनकर बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। 2 दिन बाद लड़के वाले आते हैं, जहां घर के सभी सदस्य स्टाइलिश कपड़ों में बैठे हुए होते हैं। वहीं रश्मि रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही होती है। गायत्री जी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत पसंद है। अरे भाई, लड़की तो आपकी बहुत अच्छी है। बेटा, तुम्हें पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है लड़की माँ। चलो बेटी, फिर तो तुम अपने हाथ से कुछ अच्छा सा खिला पिला दो। जी, अभी लाई। अब प्रेरणा रसोई में आती है। छोटी भाभी, आपने चाय नाश्ता तो तैयार कर दिया ना? अब रश्मि बड़े प्यार से चाय और नाश्ता का ट्रे प्रेरणा के हाथ में देते हुए, हाँ प्रेरणा, मैंने सब तैयार कर दिया है, ये लो ले जाओ। अच्छा ये तो बताओ, सब ठीक तो है ना? अच्छे से बात हो गई ना? मैं भी आऊँ एक बार? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वहाँ का माहौल अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि आपके आते ही सब बकवास हो जाए। इतना कहकर प्रेरणा चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के पास आ जाती है। कुछ देर बाद तरुण हॉल में आता है, जहां वो देखता है कि लड़के वालों के पास उसके घर के सभी सदस्य बैठे हैं, सिवाय उसकी पत्नी के। वो बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की तलाश करता है और रसोई में जाता है। अरे सब लोग वहां हैं और तुम यहाँ रसोई संभाल रही हो? वो तरुण, मुझे सबके सामने आने से मना किया गया है। प्रेरणा कह रही थी कि अगर उन्होंने मेरा मोटापा देखा तो वो लोग हंसेंगे, साथ में परिवार वालों का भी मजाक बनेगा। अच्छा चलो मेरे साथ, मैं भी देखूं कौन मजाक बनाता है। अब अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर तरुण उसे सबके सामने लेकर आता है। तभी लड़के वाले हंसते हैं। अरे गायत्री जी, ये बुलडोजर जैसी बहू अचानक से हमारे सामने कहाँ से आ गई? बाप रे, कितनी मोटी है। अरे ये तो साधारण चक्की का आटा ही खाती है ना। देखो तरुण, मैंने कहा था ना कि सब मजाक बनाएंगे। देखो प्रेरणा गुस्सा हो जाएगी, मुझे जाने दो। रुको रश्मि, और आप लोग किस हक से मेरी पत्नी को मोटा कह रहे हैं? क्या आप इसका खाने पीने का खर्चा उठाते हैं? अरे आप जैसे ही लोग होते हैं जो इंसानों के शरीर का रंग, कद, वजन जैसी चीजों का मजाक बनाकर उनको जिंदगी भर का ट्रॉमा देते हैं। अरे बेटा, आप तो गुस्सा ही करने लगे। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। बाकी गायत्री जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, तो अब आप सगाई की रस्म के दिन निकलवा लीजिए। अब इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। अब रात को दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बनाती हैं। और बताइए, नंद की सगाई में क्या पहन रही है देवरानी जी? जेठानी जी, अभी नहीं सोचा मैंने कुछ। वैसे देवरानी जी, अगर आप इतनी मोटी नहीं होती ना
तो मैं आपको इसमें हेल्प कर देती, पर आप तो ठहरी मोटी तगड़ी, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। ये सुनकर रश्मि मायूस हो जाती है। अब कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। पूरा परिवार खाना खाता है, वहीं तरुण। चलो रश्मि, हम कमरे में चलते हैं अपना खाना लेकर। रुको बेटा, तुम्हारी बहन की सगाई है, थोड़ा क्या कैसे खरीदारी करनी है उस पर भी बात कर लो। पापा, मेरी सगाई की शॉपिंग मैं बड़ी भाभी के साथ कर लूंगी, क्योंकि उनके पास ज्यादा नॉलेज है। रही बात छोटी भैया की, तो भैया आप बस अपनी मोटी वाइफ को कुछ ढंग के कपड़े दिला देना, ताकि सगाई में हमारी इंसल्ट ना हो। लिमिट में बोलो प्रेरणा, ये मेरी वाइफ है। अब तरुण अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाता है। तरुण, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं नंद जी की सगाई में कोई ऐसी ड्रेस ना पहन लूं जिससे सबका मजाक बन जाए। वैसे भी मुझे कोई ड्रेस फिट नहीं आती। रश्मि, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो मैं कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर अच्छी ड्रेस खरीदेंगे। अब अगले दिन रश्मि की जेठानी पूरे परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहां पर कई तरह के डिजाइनर गाउन मिल रहे होते हैं। यह देखकर स्नेहा नंद को छोड़कर सबसे पहले अपने लिए ही गाउन पसंद करने लगती है। मम्मी जी, ये गाउन कैसा लग रहा है? हाँ, ये गाउन तो बहुत अच्छा है, और तुम तो पतली दुबली हो, तुम पर सब अच्छा लगेगा। नहीं, इतना भी खास नहीं है माँ जी, मुझे तो ये ब्लैक वाला गाउन ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे बड़ी बहू, तुम तो जब से आई हो तब से हर ड्रेस को रिजेक्ट करती जा रही हो। हाँ भाभी, आप कोई एक ड्रेस पसंद कर लीजिए ना सगाई के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे भी शॉपिंग करनी है। अब दोनों ही नंद भाभी अपने लिए एक स्टाइलिश गाउन पसंद करती हैं। उसके बाद ज्वेलरी शॉप से सुंदर सुंदर ज्वेलरी खरीदती हैं। दूसरी तरफ रश्मि अपने पति के साथ लहंगों की दुकान में स्टाइलिश लहंगे को देख रही होती है। रश्मि, ये देखो, ये लहंगा तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। सच में? पक्का ना? कहीं ऐसा ना हो कि इस लहंगे में मैं और ज्यादा मोटी लगूं। अरे नहीं रश्मि, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। चलो अब इसकी मैचिंग का ज्वेलरी खरीदते हैं। अब तरुण रश्मि को एक ज्वेलरी शॉप में लाकर उसके लहंगे की मैचिंग का नेकलेस भी खरीदता है। अब कुछ दिन बाद प्रेरणा की सगाई का दिन आता है, जहां पूरा घर सजा होता है। प्रेरणा सुंदर से गाउन में अपने पति के साथ स्टेज पर खड़ी होती है। स्टेज के सामने स्नेहा फैंसी गाउन में होती है, जिसमें साइड कट होता है। पैरों के पास भी एक लंबा कट होता है, जिसमें उसके पैर भी दिख रहे होते हैं। माँ जी, ये देवरानी जी कहाँ है? सगाई का मुहूर्त भी निकल रहा है, इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहनती तो ये सिंपल साड़ी ही है। पता नहीं बड़ी बहू, ये तेरी मोटी देवरानी अपनी नंद की सगाई में अब तक आई क्यों नहीं। डर भी लग रहा है, पता नहीं ये क्या ड्रेस पहन के आएगी, कहीं सब मजाक न बना दे। स्टेज पर प्रेरणा। अरे ये मेरी मोटी भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ तरुण अपनी बीवी के बालों को कर्ली करते हुए। चलो, बाल तो तुम्हारे कर्ली हो गए रश्मि, अब ड्रेस पहन लो, फिर मैं साथ में नीचे चलते हैं। अब कुछ देर बाद रश्मि अपने पति का हाथ पकड़ के अपनी नंद की सगाई में शामिल होती है। रश्मि ने सुंदर डिजाइनर लहंगे को पहना हुआ होता है और अपने कर्ल बालों को खोला हुआ होता है, साथ ही हल्का मेकअप किया होता है। ये देखकर आसपास के लोग, इसे मानना पड़ेगा, गायत्री का बेटा दिल का तो बहुत साफ है। देखो अपनी मोटी पत्नी का कितना ख्याल रखता है, देखो कैसे हाथ पकड़ के ला रहा है उसे, और इसकी पत्नी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। सही कहा, गायत्री का बेटा इस मोटी लड़की के साथ कितनी खुशी से रहता है, इसका मन जरा भी मलिन नहीं होता। बाकी आदमियों को देखो, अपनी पत्नी को मोटा होता देख कहीं और ही मुंह मारने लगते हैं, और आज तो ये बहू भी बहुत सुंदर लग रही है। तभी सगाई में आई कुछ मोटी लड़कियां भी। रश्मि दीदी के पति कितने अच्छे हैं, अपनी मोटी बीवी के साथ कितने प्यार से रहते हैं, और जरा भी इनकी बॉडी शेमिंग नहीं करते वो। अब आस पड़ोस के लोगों के मुंह से यह सब सुनकर रश्मि के ससुराल वालों को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब जैसे ही रश्मि अपनी सास और जेठानी के पास आती हैं, तो वो लोग, बहू तुम तो अपनी नंद की सगाई में बहुत खूबसूरत लग रही हो, और बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मोटापे को लेकर न जाने क्या क्या कहती रहती थी। मुझे लगता था कि तुम बदनामी का कारण बनोगी, लेकिन आज तो सब मेरे बेटे की इंसानियत और तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रहे हैं। काश ये सब मैं भी समझ पाती। देवरानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके मोटापे को लेकर न जाने क्या क्या नहीं बोला, आपको नीचा दिखाया, लेकिन आज मुझे भी एहसास हुआ कि आप अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी सबसे अच्छी है। कोई बात नहीं जेठानी जी, बड़ी और छोटी बहन में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। अब मोटी और पतली देवरानी एक साथ स्टेज पर जाकर अपनी नंद की सगाई करवाती हैं। प्रेरणा अपने पति के हाथ में रिंग डालती है, शिवम भी प्रेरणा के हाथ में रिंग डालता है। सभी मेहमान तालियां बजाते हैं, वहीं घर के लोग फूल बरसाते हैं। तभी प्यार से प्रेरणा कहती है, अरे वाह, कमाल है छोटी भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है।
मैं तो खामखा डर रही थी कि पता नहीं मेरी मोटी भाभी क्या पहनेंगी, कैसी दिखेंगी। पर अपनी नंद की सगाई में आप तो अपनी पतली जेठानी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अब इस तरह तरुण की मोटी पत्नी भी सभी के दिलों पर राज करने लगती है।